इशू होगा कि अभी देखो अभी भी कुछ इशू टाइप ही आ रहा है। तो रोज क्लास वैसे में हो कभी रही नहीं है, आता था। क्लास में कुछ चल रहा हो। हेलो, मॉड्यूल लेके आए हो? बोला था ना। कहां तक पढ़ लिया था भाई? क्या कॉपी भी नहीं लाए? तो यार तुम लोग वो बाहर वाला शेड्यूल देखा करो ना। अभी तुम ऑनलाइन में हो ऑफलाइन में हो? तो फिर डायरेक्ट बाहर देखा करो। अब उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, उसमें हो गया जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रफ में लिख लेना जैसे भी है। मॉड्यूल आप दोस्त से देख लो, साथ वाले के साथ में, ठीक है ना? अपन कंटिन्यू करते हैं। कहां तक पढ़ा दिया था अब ये बताओ। इंटरनल एनर्जी समझा दिया था मैंने। अब बातें बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बातें बंद कर दो। अब बेटा आज के लेक्चर के अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बार बार यूज होगा, ये जो अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड किया था इंटरनल एनर्जी में, क्या कंक्लूड किया था? दैट इंटरनल एनर्जी इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बातें बंद कर दो, यहां ध्यान दो। क्या कंक्लूड किया था? इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसीलिए मैं वापस से आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज भी जो भी अपन पढ़ेंगे उसमें बार बार इसका यूज आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर टेम्परेचर चेंज होगा ना, तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। यानी कि अगर मान लो कि टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी कम होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? अब जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि बताओ किसमें टेम्परेचर कम होगा, किसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो बस दिमाग लगा लेना कि जिसमें इंटरनल एनर्जी कम उसमें टेम्परेचर कम, जिसमें इंटरनल एनर्जी ज्यादा उसमें टेम्परेचर भी ज्यादा। क्लियर है बात? अब इसके आगे की कहानी अपन कंटिन्यू करेंगे। हेलो, 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 हेलो। हाँ भाई, क्या? ठीक है तुम यार मैंने कौन अब इसके बाद हेडिंग लिखो। क्या हो रहा है ये? चलो कंटिन्यू करते हैं। अब हेडिंग लिखो। अच्छा, इंटरनल एनर्जी के लिए पॉइंट लिखवा दिया था क्या कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैलकुलेट करते हैं? तो ये लिखो आप।
बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, BOMB, बॉम्ब कैलोरीमीटर is used to calculate the change in internal energy. लिख लिया? Bomb calorimeter is used to calculate the change in internal energy. इसके बाद लिखो आप, हेडिंग लिखो, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. लिख लिया हेडिंग, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसमें फर्स्ट लिखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब जैसे मॉड्यूल में गिवन नहीं है ये शायद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पर क्या होता है मैं आपको फिर भी बता देता हूं. इसको अपन लिख सकते हैं ZLOT. और जैसा लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी, मॉड्यूल से पढ़ेंगे अपन, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो मैं नोट्स में लिखवा दूंगा आपको, ठीक है ना. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेटा एग्जैक्टली यही चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो. क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? तीन सिस्टम अपन ने लिए, जैसे A, B और C. क्या है ये? अगर A B के साथ इक्विलिब्रियम पर है, A C के साथ भी इक्विलिब्रियम पर है, तो फिर B और C भी अपने आप इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा. थर्मोडायनामिक्स में कभी भी अपन इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता है. वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. और जब भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अपन बोलते हैं तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि टेम्परेचर सेम हो चुका है. मैं जिन भी दो सब्सटेंसेस या जिन भी दो सिस्टम का बोलूंगा कि इनके बीच में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका है, इसका मतलब उनके टेम्परेचर सेम हो चुके हैं. तो अगर मैंने बोला, ये क्या बोलता है, लो वापस से सुनना. जैसे मैंने तीन सिस्टम बना दिए, अगर A B के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पर है, A C के साथ भी इक्विलिब्रियम पर है, तो अपने आप B और C भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पर होंगे. फॉर एग्जांपल, मान लो इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ये B के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, मतलब ये भी 25 होना चाहिए. अगर A C के साथ भी इक्विलिब्रियम पर आ गया, मतलब ये भी 25 होना चाहिए. तो फिर अपने आप B और C थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पर आया कि नहीं आया? तो बस इसी को अपन ने क्या बोल दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सर इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? बेटा जैसे मान ले कि इसी क्लासरूम के अंदर अपन ने तीन सिस्टम कंसिडर किए, एक क्लासरूम, एक एकदम गर्मा गर्म चाय और एक कोल्ड ड्रिंक. अब कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम है, चाय का टेम्परेचर ज्यादा है और रूम का कुछ अलग ही टेम्परेचर है. आपको भी पता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब चाय ठंडी हो जाएगी और कोल्ड ड्रिंक भी नॉर्मल टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा. तो उस पॉइंट पर तीनों सिस्टम के टेम्परेचर सेम, और जब तीनों के टेम्परेचर सेम तब जीरोथ लॉ लग चुका है. समझ में आ गई बात? और क्या एग्जांपल हो सकता है? बेटा जब अपने को बुखार आता है तो अपन थर्मामीटर की हेल्प लेते हैं और अपन 1 से 2 मिनट इंतजार करते हैं
ताकि एक प्रॉपर टेम्परेचर अपने को पता लग जाए कि एक्चुअल में बुखार आया कितना है। तो हम 1 से 2 मिनट इंतजार करते क्यों है? आप वहां पर जीरोथ लॉ आने का इंतजार करते हो। कैसे? वहां पर भी 3 सिस्टम है बेटा। कौन कौन से सिस्टम है? एक तो सिस्टम अपन खुद है, दूसरा थर्मामीटर का बल्ब, और तीसरा मरकरी। तो पहले किसका टेम्परेचर मैच करता है? अपना थर्मामीटर बल्ब के साथ इक्विलिब्रियम आता है। उसके बाद थर्मामीटर का बल्ब उस मरकरी के साथ इक्विलिब्रियम अचीव करवाता है, और जब मरकरी के साथ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इसका मतलब अपने आप मरकरी और हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका है। समझ में आ गई बात? तो अपन जो एक मिनट 2 मिनट जो भी इंतजार करते हैं वो किस लिए करते हैं? ताकि तीनों का टेम्परेचर मैच कर जाए। समझ में आ गई बात? तो वहां पर भी जीरो लग रहा है कि कभी भी 2 सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो तीसरा भी अपने आप इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। क्लियर है? तो स्टेटमेंट लिखो इसका। If two systems are in thermodynamic equilibrium, with third system, then they should, दोबारा बोल रहा हूं, if two systems are in thermodynamic equilibrium, with third system, then they should also be in thermodynamic equilibrium with each other. लिख लिया? फिर ये रिलेशन लिख लो, ए बी सी। लेट सपोज ए का टेम्परेचर T1 है, बी का T2 है, सी का T3 है। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पर क्या लिखना चाहिए अपने को? T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। ये नोट करने के बाद मॉड्यूल भी खोल लेना, पेज नंबर 183 निकाल के रखना, पेज नंबर 183। लिख लिया आपने? बेटा एग्जाम्पल पे लिख लो इसका। while measuring temperature of a body, while measuring temperature of a body, three systems becomes in thermodynamic equilibrium with each other. लिख लिया? लिखना। बॉडी, कौन कौन 3 सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होते हैं वो लिखवा रहा हूं। बॉडी, कॉमा, थर्मोमीटर बल्ब एंड मरकरी। लिख लिया? इसके बाद आप हेडिंग लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद आप हेडिंग लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
जीरोथ लॉ फर्स्ट हो गया ना मेरे भाई? क्या हो गया, क्यों कंफ्यूज हो रहा है तू? क्या हो गया तेरे? तू खुद ही बोल रहा है ना जीरोथ है। खुद बोल रहा है जीरोथ लॉ कौन से नंबर का लॉ है? जीरोथ है ना मेरे भाई, जीरो 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जीरोथ हो गया फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इधर देखो बेटा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? पहली बात तो किसके ऊपर बेस्ड है ये? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये क्या बोलता है कि पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, ना तो एनर्जी इंक्रीज होगी ना एनर्जी डिक्रीज होगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो यही है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है? तो इसमें एक मैथमेटिकल फॉर्म अपने को मिलता है विच इज डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म अपने को मिलता है। तो अपने को जो भी क्वेश्चन करना है वो इसी के ऊपर करना है। हमने जैसे साइन कन्वेंशन सीखे थे, है ना, किसी का पॉजिटिव किसी का नेगेटिव, तो जो साइन कन्वेंशन आपने सीखे थे वो यहीं पर ही अप्लाई होने वाला है। किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे सबसे इंपॉर्टेंट है सही साइन को यूज करना, तभी सही डेल्टा E की वैल्यू आएगी। साइन किस तरीके से थे मुझे बताओ? हमने बोला था कि अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जिससे सिस्टम की एनर्जी अगर बढ़ी तो साइन पॉजिटिव, अगर सिस्टम की एनर्जी कम हुई तो साइन। तो इस हिसाब से मुझे वापस से बताओ कि हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, कंप्रेशन में, एक्सपेंशन में। तो बस वो जो पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हो अपने को इसी में अप्लाई करना। क्लियर हो गई बात? तो अब मॉड्यूल से देखो आप, सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है पेज नंबर 183 में, देख लेना आप। क्या? हाँ करो। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया क्या ये? इसके बाद साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बात? तो अंडरलाइन कर लेना इस पे, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं उन चीजों पर अंडरलाइन करवाऊंगा जो मैं क्लास में भी लिखवाता, ठीक है ना? अगला क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर है क्या पॉइंट? अंडरलाइन कर लो इसको भी। लिख लिया? अब बेटा एनर्जी ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब यूनिवर्स की एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है बात? अंडरलाइन कर लो इस पर। कर लिया अंडरलाइन? इसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने ही लिखी हुई है, तो मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास में आ गई। तो जब आपने कॉपी पे लिखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो उसमें 3 लाइन आप छोड़ना, 3 या 4 लाइन छोड़ देना। आप बताओ किस तरीके से पढ़ना है? मतलब आप ये कॉपी में नोट करोगे क्या वापस, या ऐसा करोगे कि जो अंडरलाइन कर दिया वो उसमें से और जो है इसमें से बाकी का ऐसे ही कर ले? तो जिसको नोट्स बनाने हैं ना, जिसको नोट्स बनाना है वो लोग क्या करो, जितना स्पेस आपको लग रहा है कि यार इसमें इतना स्पेस लगेगा उतना स्पेस छोड़ के फिर नोट करो, ठीक है ना? तो जैसे जिसको कॉपी में लिखना है वो 5 लाइन या 6 लाइन छोड़ दो, और उसके बाद लिखो मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, और इसमें लिखो डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। लिख लिया? क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट change in internal energy of system
if 100 calorie of heat is supplied to the system, 100 calorie of heat is supplied to the system, and 100 joule of work, 100 joule of work is done on the surrounding. सीधे जीरो कर दिया तुमने, 1 कैलोरी 1 जूल, सीधे प्लस माइनस, जूल में आंसर करो। जीरो थोड़ी आ जाएगा यार। चलो देखते हैं। अब यहां पर अपन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ। क्यू की वैल्यू देखो, 100 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, सिस्टम को 100 कैलोरी की हीट सप्लाई की गई है, तो प्लस या माइनस, तो ये हो जाएगा भाई प्लस 100। पर मैंने क्या बोला, जूल में कैलकुलेट करो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 4.2। आगे की बात करो, 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सराउंडिंग। जब सराउंडिंग पे वर्क हुआ तो किसने किया, सिस्टम ने किया, और अगर सिस्टम वर्क करेगा तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। बस इतनी सी बात है, ये चीजों का ध्यान रखना है। तो जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया, ये प्लस का 320 जूल। क्लियर है? तो इसीलिए साइन कन्वेंशन अपन ने सीखे थे, ताकि करेक्ट अपन इसको यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 किलो कैलोरी, if 4 kilocalorie of heat is supplied to a gas, and volume of gas changes from 5 liter to 55 liter against 2 atm pressure, then calculate delta E in joule. Calculate delta E in किलो जूल कर दो, किलो जूल। कैलकुलेट डेल्टा E in किलो जूल।
वापस से रिलेशन तो वही है ना, फॉर्मूला तो एक ही है। अब आप दिमाग लगाओ एक बार, किसमें कैलकुलेशन करनी है? पहली चीज तो किलो जूल में, चलो ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद इसने क्या बोल दिया कि 4 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ गैस। सिस्टम गैस ही तो है, तो मतलब सिस्टम को कितनी हीट दी है? 4 किलो कैलोरी। तो हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो बताओ प्लस या माइनस? तो ये 4 इंटू 4.2 भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि किसमें कैलकुलेशन करनी है? किलो जूल में। ये बात क्लियर है क्या बेटा? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो प्लस, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी ही तो होता है। तो प्रेशर आपको गिवन है, 2 वॉल्यूम आपको गिवन है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। पर एक बात बताओ, यहां से जो पी डेल्टा वी आएगा वो किस में आएगा? लीटर एटीएम में। हमें किस में कैलकुलेट करना है? जूल में। तो इसे में और क्या कर दोगे? इंटू 101.3। तो ये 4 इंटू 4.2 मतलब 16.8 माइनस 2 इंटू 50 इंटू 101.3। अब आ जाएगा क्या? अभी भी नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई अभी भी। ये किस में था? 16.8 किलो में, तो ये भी तो किलो में होना चाहिए। तो इसको किलो में कन्वर्ट करना है, तो इंटू क्या करोगे? 10 की पावर -3। अब आ जाएगा, समझ में आ गई बात? अब एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं, जो कभी कभी हो सकता है आपकी कंफ्यूजन हो सकता है किसी ने अभी भी गलती कर दी हो। पहली चीज तो सुनना मेरी बात ध्यान से, रिलेशन एकदम सिंपल है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्वेश्चन में क्यू गिवन है, इसमें कोई डाउट था क्या बेटा? कन्वेंशन में यहां गलती कर सकते थे आप। गलती क्या कर सकते थे? आप दिमाग लगा सकते थे कि यार एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब सिस्टम ने वर्क किया, मतलब नेगेटिव, तो ये माइनस साइन लगा सकते थे प्लस की जगह। अब एक सिंगल पॉइंट में, एक सिंगल स्टेटमेंट में कंक्लूजन बोल रहा हूं। कभी भी माइनस पी डेल्टा भी लगाओगे तो कन्वेंशन के बारे में मत सोचना, अपने आप सही कन्वेंशन आएगा। अगर डायरेक्टली वर्क गिवन होगा तब आप दिमाग लगाना कन्वेंशन क्या होगा। समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने? अगर उसने वर्क की वैल्यू दे दी डायरेक्ट, तब दिमाग लगाओ किसने किया, किस पे किया। अगर माइनस पी डेल्टा भी लगा रहे हो तब इतना दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि माइनस लगाया ही इसीलिए था ताकि सही कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आए। समझ में आ गई बात? तो बस कैलकुलेट करना था, कैलकुलेटिव पार्ट है, तो कैलकुलेट करके बता दो अब क्या आएगा। तो बेटा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 6.67 यूनिट किलो जूल। क्लियर है? सिक्स 6.67 किलो जूल। जिसका आंसर नहीं आया, आंसर नोट करो, घर पे करना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, डिस्कस कर लेंगे जब क्लास खत्म होने वाली होगी। अ गैस इज अलाउड, क्वेश्चन लिखो, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, अ गैस इज अलाउड to expand in a well insulated container, in a well insulated container against a constant external pressure, against a constant external pressure of 2 atm from 2.5 liter, from 2.5 liter to 4.5 liter. Calculate delta E, calculate delta E in जूल। लिख लिया? ये होमवर्क के लिए है, HW लिख लो और नोट लिखो अब इसी के बाद में, नोट लिख लो, चाहे क्वेश्चन के साथ लिखो, कहीं भी लिखो, नोट लिखो। फॉर इंसुलेटेड बाउंड्री, फॉर insulated boundary,
Q will be 0. For insulated boundary Q will be 0. लिख लिया? अब एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ो, देखो होगा कि नहीं होगा तुमसे। भाई डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W में Q तो 0 हो गया, अब तो वर्क ही कैलकुलेट करना है ना, तो स्पेस छोड़ देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस increases in temperature of ideal gas increases in ऑप्शंस लिखो। किसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये पूछा है। टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे हो, दो ऑप्शन तो वैसे फिल्टर हो गए, आइसोथर्मल वाले। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हम तो टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं, इसका मतलब सेकंड और फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज होगा तो फर्स्ट और थर्ड में से हो सकता था। अब वैसे तो डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि आंसर जो होगा थर्ड होगा, खुद फील कर लो। जब कंप्रेस करोगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वरना अगर फर्स्ट लॉ से रिलेट करें तो भी कर सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। पर इसके पहले ये याद कर लेना, मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर E बढ़ेगा T बढ़ेगा, E कम होगा T कम होगा, बताया था। अब इसमें देखो क्या बोला कि किसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, आइसोथर्मल बोल दिया ना, नहीं क्या बोला, किसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, एडियाबेटिक बोल दिया ना, इसका मतलब Q क्या हो जाएगा। अब W देखो, जिसमें W पॉजिटिव आएगा उसी में तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब बताओ W पॉजिटिव किस में आता है, कंप्रेशन में, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, एडियाबेटिक कंप्रेशन। समझ में आ गया। दोबारा बताऊं भाई, एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक का मतलब होता है Q0। इसके बाद क्या बोल दिया कि टेम्परेचर बढ़ाना है, तो E बढ़ाने वाला ऑप्शन देखो, कंप्रेशन में ही तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि सिस्टम पर वर्क हो रहा है, कि वर्क पॉजिटिव तो E पॉजिटिव, बस। अब हेडिंग लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ, कॉपी में लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ FLOT, एप्लीकेशंस ऑफ FLOT, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेटा ये जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन अपन ने लिखी है ना, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, जो प्रोसेस सीखे थे ना अपन ने, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, उन सबको अगर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एकदम बिना कैलकुलेटिव पार्ट के, सीधे बोलते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, बताओ क्या रिलेशन आएगा, एडियाबेटिक है, बताओ क्या रिलेशन आएगा, तो क्या आएगा वो सब अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने हेडिंग क्या लिखवा दिया, एप्लीकेशंस ऑफ FLOT। अब बेटा इसमें फर्स्ट लिखो आप आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस लिख लिया। अच्छा, आइसोथर्मल में डेल्टा T क्या होता है, अगर डेल्टा T 0 तो फिर डेल्टा E भी
तो इक्वेशन आपके पास होती है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर डेल्टा ई 0 हो गया, इसका मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू इट इज इक्वल टू, यानी कि क्यू इज इक्वल टू माइनस, ये रिजल्ट आ गया, नोट करो। दूसरा लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, डेल्टा वी 0 होता है। जो डेल्टा वी है वो किस में आता है, वर्क में, यानी कि माइनस पी डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी 0, इसका मतलब वर्क भी क्या हो जाएगा। तो इक्वेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर डब्ल्यू 0, इसका मतलब डेल्टा ई किसके बराबर आ गया, क्यू के बराबर। नोट करो। ये पूरा ही आइडियल चल रहा है, रियल कहां चल रहा है। ये तो पहले भी बता चुका हूं मेरे भाई। गैस बोल दिया आइडियल मानते हो, इफ नथिंग इज मेंशन इट इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल। तो रियल की बात किसने की अभी तक, रियल के टॉपिक ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है रियल। जितना सा है वो लास्ट चैप्टर है 2 लेक्चर का। तो तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना रियल है क्या आइडियल है। जो भी गैस दिया है आइडियल जो सिखा रहा हूं वही करके पढ़ना है तुम्हें। ज्यादा बोल दिया, 2 भी 1 लेक्चर का चैप्टर है। ये लिख लिया। अब इसमें देखो आप, स्टार लगाओ इस रिलेशन पर। अब इसमें 2 और पॉइंट है जो यहां पर अपन कंक्लूड कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि कभी भी कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होती है तो उसको अपन साथ में लिख देते हैं। जैसे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट था तो मैंने वी लगा दिया, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो मैं पी लगाता। ठीक है। अब पता है आपके पास एक इक्वेशन आने वाली है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी करके। ठीक है, ये एक इक्वेशन आएगी और आज ही अभी अपन थोड़ी देर बाद में डराइव करने वाला है। ठीक है ना। इस इक्वेशन में बेटा मान लो कि आपको डेल्टा एच पूछा था, तो आपके पास डेल्टा एन जी होगा, आर होगा, टी होगा। अब डेल्टा ई ना देके या डेल्टा ई में ये ना बोल के कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज दिस, वो बोलेगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस। समझ में आ गई बात। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया, डेल्टा ई ही होता है। और इवन जनरली यही बोलेगा वो, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस। डेल्टा ई नहीं बोलेगा डायरेक्टली, ठीक है ना, घुमा के बोलेगा, बोलेगा द चेंज द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस। तो अपने को एकदम टिप्स पे होना चाहिए। जितना फोकस मैंने इस पे करवाया था ना कि डेल्टा टी 0 तो डेल्टा ई 0, उतना ही फोकस आपको इस पे भी करना है। और क्या है इसका पॉइंट, क्या लिखेंगे अपन, लिखो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, heat at constant volume is change in internal energy. Heat at constant volume is change in internal energy. लिख लिया। दूसरी बात, अब मुझे बताओ जो Q है वो स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। और E क्या है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में तो पाथ फंक्शन स्टेट की तरह आ गया, आया नहीं आया। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो आप, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट behaves as, heat behaves as, क्या लिखना चाहिए, स्टेट फंक्शन। लिख लिया। तीसरा लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, Q0, तो इक्वेशन है डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर Q0 इसका मतलब डेल्टा E किसके बराबर आ गया, W के बराबर। तो लिखो
लिख लिया। इसमें भी क्या बोलेंगे अपन, W क्या होता है, पाथ फंक्शन, E क्या होता है, स्टेट फंक्शन। तो क्या बोल सकता हूं, इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क बिहेव्स एज, तो लिखो इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क behaves as work behaves as state function। लिख लिया। इसके बाद लिखो साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस याद करो एक बार, जिस स्टेट से निकलता था उसी स्टेट पर वापस आ जाता था, और वहां पर चेंज इन स्टेट फंक्शंस क्या होता था, जीरो। तो बेटा जो इक्वेशन है आपके पास, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इन तीनों में बताओ स्टेट फंक्शन कौन है, डेल्टा ई। तो बताओ साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा, तो अगर डेल्टा ई जीरो हो जाएगा तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में डेल्टा ई जीरो यानी कि क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो, यानी कि क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो ये रिलेशन तो पहले भी आ चुका था, तो बिल्कुल यही रिलेशन दो बार आ गया। साइक्लिक में भी क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और आइसोथर्मल में भी क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। लिखो इसका मतलब क्या है, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी सिस्टम को अगर उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रखनी है ना, तो जितना इंक्रीज होगा उतना खर्च भी करना पड़ेगा। मान लो कि आपके पास एक भी रुपया नहीं है, अपनी आदत ऐसी कि जितना पैसा आता है पूरा खर्च कर देते हैं, तो किसी ने अगर 100 रुपए आपको दिए होंगे तो 100 रुपए खर्च कर दोगे एंड टू एंड, तो आपका पैसा कांस्टेंट। तो इसके साथ भी तो वही है, अगर किसी ने उसको एनर्जी दी, अब चाहे वर्क की फॉर्म में दियो चाहे हीट की फॉर्म में दियो, तो उतनी वो खर्च भी कर देगा। तो अगर एक प्लस में है तो दूसरा अपने आप किस में आ गया, माइनस में, क्योंकि एक इंक्रीज बताएगा तो दूसरा उतना ही क्या बताएगा, डिक्रीज। क्लियर है, ये आ गया अपने पास। फिफ्थ लिखो आइसोबारिक प्रोसेस, और इस पर स्टार लगा लो। आइसोबारिक प्रोसेस, बेटा एंथैल्पी का नाम लिखा था अपन ने पहले, अपन बोलते थे कि एक्सो में एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, एंडो में एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव, पर ये एंथैल्पी होता क्या ये तो अभी तक पता ही नहीं अपने को, क्योंकि एंथैल्पी होता क्या इसकी शुरुआत यहीं से होगी बेटा। तो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। तो एक बार के लिए इक्वेशन वापस से लिखते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू विच इज माइनस पी डेल्टा वी, यही तो होगा। बेटा चेंज कभी भी लिखते हैं तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। लेट सपोज फाइनल इज स्टेट 2 एंड इनिशियल इज स्टेट 1, तो इसको मैं लिख देता हूं E2 माइनस E1 इट इज इक्वल टू Q माइनस P V2 माइनस V1। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा Q माइनस P V2 माइनस माइनस प्लस यानी कि P V1। ये बात क्लियर है क्या? अब एक काम करते हैं, जैसे अपन ने Q निकाला था ना वैसे Q फिर से निकालते हैं। अभी आप देखना जो पहले Q डेल्टा E के बराबर आया था ना, अभी वो Q डेल्टा H के बराबर आने वाला है। अब यहां पर देखो, अगर मैं इस Q को कैलकुलेट करूं तो बेटा मैं लिख सकता हूं Q इट इज इक्वल टू E2। अब इस माइनस को इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस आएगा कि नहीं आएगा, तो ये E2 प्लस ये हो जाएगा PV2। ठीक है, इसी तरीके से माइनस ये क्या है E1 और शिफ्ट करने पर ये हो जाएगा माइनस PV1। पहले तो यहां तक देख लो क्या समझ में आया नहीं आया, यहां तक क्लियर है क्या? बेटा यहां से माइनस अगर अपन कॉमन लेंगे ना तो माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? बेटा ये जो E प्लस पीवी होता है इसी को ही H बोलते हैं अपन, यानी कि एंथैल्पी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसके बाद बताऊंगा, पर अभी सबसे पहली बार मैंने बताया कि जो E प्लस पीवी होता है इसी को क्या बोलते हैं अपन, H बोलते हैं। तो यहां पर अगर मैंने 2 लगाया तो दिस इज H2, यहां पर 1 लगाया तो दिस इज H1। क्लियर है क्या? तो बेटा H2 माइनस H1 कर दिया, यानी कि क्या हो चुका है, डेल्टा H हो चुका है। तो इसी को अपन क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू Q इट इज इक्वल टू डेल्टा H। मगर ये कौन सा हीट था जब क्या कांस्टेंट था, प्रेशर है। तो देखो जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो डेल्टा E आया था, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा H आता है। समझ में आ गई बात? तो ये नोट करो।
अभी क्वेश्चंस में दूंगा आपको जिसमें मैं डेल्टा एच नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज दिस। तब भूल मत जाना, क्या याद आना चाहिए, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, डेल्टा एच। अगर मैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलता तब क्या होता, डेल्टा ई। क्लियर है? लिख लिया? तो इसमें 2 पॉइंट वापस से मैं लिखवा रहा हूं, जैसे डेल्टा ई में लिखा था अपन ने। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी। लिखो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी। लिख लिया? दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया था बेटा, जब मैंने डेल्टा ई का पॉइंट लिखवाया था, आइसोकोरिक में लिखवाया था, तब डिस्कस किया था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम या इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट किसकी तरह बिहेव कर रहा था, स्टेट फंक्शन। तो वही चीज वापस से, इन आइसोबारिक प्रोसेस हीट इज बिहेविंग लाइक अ स्टेट फंक्शन। तो लिखो, इन आइसोबारिक प्रोसेस, in isobaric process heat behaves as state function। तो जो हीट है वो 2 बार स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करी। कौन कौन सी जगह, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। लिख लिया यहां तक? स्टार लगा लेना दोनों पॉइंट पर। अब ये जो अपन ने लिखा कि H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है, इसका मतलब क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हेडिंग लिखो आप एंथैल्पी। एंथैल्पी एंथैल्पी जिसको अपन कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी? ये एंथैल्पी पहली बात तो ऐसा टॉपिक है जो अगर कहीं सर्च भी आप करोगे इधर उधर तो बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा इसका डेरिवेशन मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है मैं एकदम क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली चीज तो एंथैल्पी का मतलब जो है, जो अपन ने लिखा था कि H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। बेटा जैसे E होता है वैसे ही H होता है, ठीक है? जैसे E होता है वैसे ही क्या होता है, H होता है। तो सर फिर डिफरेंस क्या है? जैसे मान लो कि आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में अपन ने जो लिया हुआ है वो लिक्विड है, और इस लिक्विड यानी कि सिस्टम के कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है। आपने इसको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई किया और वो जो एनर्जी था वो था H। तो आपने तो टोटल एनर्जी उस सिस्टम को सप्लाई किया था। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी एनर्जी सिस्टम को अपन सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। हो सकता है उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया हो। तो मान लो कि अगर इसका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ तो कुछ पार्टिकल्स जो थे वो गैस में कन्वर्ट हो गए। तो जो भी पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट हुए पहले उन्होंने वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया था, जब गैस में कन्वर्ट हुए उसके बाद में उन्होंने वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। तो कभी भी कोई भी वॉल्यूम अगर अपन ऑक्यूपाई करते हैं तो उसको ऑक्यूपाई करने में कुछ वर्क करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि मैं यहां पर खड़ा हूं और यहां से मुझे वहां तक जाना है, तो अगर मैं यहां से वहां तक जाऊंगा तो मुझे भी तो वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर भी जितने भी पार्टिकल्स अगर वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने में उनको भी उस चलने में वो वर्क करना पड़ता है। तो कभी भी एक्चुअल में होता क्या है कि जितनी भी एनर्जी अपन देते हैं वो कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट जाती है। कुछ तो एनर्जी खर्च हो जाएगी टू चेंज इट्स वॉल्यूम। मान लो कि 20 जूल की एनर्जी खर्च हो गई, तो फिर बची हुई उसके पास स्टोर्ड रहेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। हमने क्या सोचा था, हमने ये सोचा था कि जितनी भी एनर्जी देंगे पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देनी चाहिए, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जितनी अपन ने एनर्जी दी थी कुछ तो खर्च हो गई।
और बची हुई उसके पास में रह गई। समझ में आ गई बात? अगर मान लो कि उसने वॉल्यूम चेंज ही नहीं किया सर तब क्या होता बेटा? अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं किया इसका मतलब ये वाला पार्ट आया ही नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो तभी आएगा अगर वॉल्यूम चेंज करेगा। समझ में आ गई बात? तो अगर उसने वॉल्यूम चेंज ही नहीं किया इसका मतलब जितनी भी एनर्जी तुमने दी थी पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में गई। समझ में आ गई बात? इसको चलो दूसरे तरीके से बताता हूं। मान लो कि अपने जो फादर हैं, आप सबके जो फादर है, लेट सपोज वो जॉब में है, ये मान लो बिजनेस में भी है, तो लेट सपोज कि उनकी मंथली इनकम जो है वो 1 लाख रुपए, हो सकता है इससे ज्यादा, हो सकता है इससे कम हो, लेट सपोज 1 लाख रुपए उनकी मंथली इनकम है, ठीक है। अब उन्होंने क्या सोचा, प्रैक्टिकली उनके हिसाब से होना क्या चाहिए था कि जितना भी पैसा वो कमा रहे हैं पूरा का पूरा सेविंग्स के फॉर्म में आना चाहिए, वही तो काम का होगा। और एक्चुअल में होता क्या है कि जितना भी पैसा वो कमाते हैं, जितना भी पैसा उनको मिलता है, सेविंग्स तो होती है मगर कुछ ना कुछ फालतू का खर्चा भी तो हो जाता है। हो सकता है रेंटेड रह रहे हो तो रेंट देना पड़ रहा हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा अपने को, ग्रोसरी का भी जो पैसा होगा वो भी खर्च होगा, आपके स्कूल की फीस, आपकी कोचिंग की फीस, वो भी खर्चा होगा। तो ये सारी चीजों में खर्च करने के बाद जो बचेगा वही तो स्टोर्ड रहेगा। समझ में आ रही है बात? अब अगर मान लो, तो पहली बात तो जो फालतू का था वो सब पीवी हो गया, और इसमें खर्च करने के बाद जो बचा वो आपके पास ई है। समझ में आ गई बात? अब अगर मान लो कि वो कंपनी में काम करते थे अपने जो फादर हैं, और उस कंपनी का जो एचआर था, जो हेड था, उसने बोल दिया कि सर आज से आपके जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है सब हमारी तरफ से, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, लाइट का खर्चा, ग्रोसरी का खर्चा, पूरा खर्चा एबीसीडी, बच्चों की पढ़ाई सब हमारी तरफ से। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो गया अब तुम्हारा। अब मतलब जितनी भी सैलरी अब मिलेगी वो पूरी की पूरी अब तो ई की फॉर्म में आएगी ना। समझ में आ गई बात? तो क्या है एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी? अगर पीवी वर्क यानी कि अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो जो एच है वही ई है, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो जो एच है वो किसके बराबर है? ई प्लस पीवी के बराबर है। समझ में आ गई बात? इसका एग्जांपल लेता हूं बेटा एक और मैंने लिखा H2 प्लस Cl2 क्या बना दिया? ये 2HCl बना दिया। क्या बना दिया? 2HCl बना दिया। अब देखो पहले एक और एक यानी कि 2 मोल थे, और प्रोडक्ट बनने के बाद भी तो 2 मोल है। तो बताओ कि वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो यहां पर जितनी भी एनर्जी मैं दूंगा पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में जाएगी। पर अगर मान लो कि मैं लिखता PCl5, ये बनाया PCl3 प्लस Cl2, अब देखो एक मोल से कितने मोल बन गए? 2 मोल। तो बताओ वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो H इज इक्वल टू ई के साथ पीवी भी आएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? तो लिखो एंथैल्पी के लिए, इट इज द सम ऑफ किस किस को समझ में आ गया ये? इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी वर्क। लिख लिया? ये रिलेशन लिख लेना, H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। लिख लिया आपने? अब बेटा एक चीज मुझे बताओ, पहली चीज तो अगर H को कैलकुलेट करना है तो E और PV को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर मुझे बताओ क्या E की एब्सोल्यूट वैल्यू बता सकते हैं क्या? जब E की एब्सोल्यूट वैल्यू ही नहीं बता सकते तो H कैसे बताओगे? क्योंकि अगर H को बताना है तो E भी तो आना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वी कैन नेवर फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। क्यों? किसकी वजह से? E की वजह से। तो ये E बहुत गड़बड़ करने वाला है आगे भी। जहां पर भी जिसके भी रिलेशन में E आएगा उसके साथ वाले को अपन एब्सोल्यूट कैलकुलेट ही नहीं कर पाने वाले। तो यहां पर H में आया तो इस E की वजह से H को भी एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते हैं। किसी और में भी आएगा तो वहां पर भी ये चीज लिखने वाले हैं अपन, ठीक है ना? तो मॉड्यूल के अंदर देखो ऐसा कुछ पॉइंट होगा, पेज नंबर 186 पर ये है ना पॉइंट, H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी के नीचे क्या लिखा है? इट इज इंपॉसिबल टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, सो वी कैन डिटरमाइन चेंज इन एंथैल्पी। अंडरलाइन कर लो इस स्टेटमेंट को। समझ में आ गया क्या पॉइंट? क्लियर है?
अच्छा बेटा मुझे बताओ H जो होता है एनर्जी ही तो होता है, और बताओ एनर्जी इंटेंसिव होता है कि एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव होता है। अच्छा कैपिटल से लिखा के स्मॉल से, तो ये क्या है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? तो इसका पॉइंट क्या आ चुका है हमारे सामने, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इज अ स्टेट फंक्शन। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इज अ स्टेट फंक्शन। लिख लिया, अंडरलाइन कर लेना उसके ऊपर। अब इसको वापस से देखो आप, अपन ने एक लाइन क्यों ऑब्जर्व की है कि H की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, चेंज बता सकते हैं, यही तो बोला ना। तो सर चेंज बताएंगे तो कैसे बताएंगे, तो चलो बेटा चेंज की बात करते हैं। अब यहां पर ध्यान दो आप, ये कॉपी में नोट करना है आपको, ये ध्यान दो। चेंज बता सकते तो दोनों तरफ चेंज लगा देता हूं। ये मैंने लगा दिया डेल्टा H, इट इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस साथ में क्या लगा दूं, डेल्टा PV। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस बन सकते हैं, बनने में तो बहुत सारे बन सकते हैं, पर मैं उसी पे हाईलाइट करवाऊंगा जो अपने काम आएगा। काम कौन सा आएगा? अब पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है दोनों वेरिएबल हो। अगर अलग अलग केस होंगे तो क्या क्या आएगा मैं पूरा बता देता हूं। एट कांस्टेंट प्रेशर पर बेटा क्या हो जाएगा रिलेशन, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस आप लिखोगे इसको P डेल्टा V। क्लियर है? अच्छा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस V डेल्टा P, यही आएगा। अच्छा अगर दोनों वेरिएबल लिखो, बोथ P एंड V आर वेरिएबल, बोथ P एंड V आर वेरिएबल, तब क्या लिखोगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, क्या आ जाएगा, डेल्टा PV। समझ में आ गई बात? पर मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जो सेकंड और थर्ड रिलेशन है ना, ये अपने काम नहीं आएगा। आप मॉड्यूल में भी देखोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा इससे रिलेटेड, पर ये तब काम आएगा अगर कोई आप अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, आपने रेफरेंस बुक किया, आपने इधर उधर के क्वेश्चंस किए, तब हो सकता है ये काम आ जाए। वरना 95% तक, 98% तक अब जो मैं आपको डराइव करके बताऊंगा वो अपने काम आएगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि अपने काम का नहीं है, रेयरली अगर आप एक भी परसेंट चांस नहीं छोड़ना चाहते तो अपने सेकंड और थर्ड भी काम आ सकता है, वरना तो इन तीनों में कंपैरेटिवली अगर देखें तो ये है रिलेशन। क्योंकि अपन जनरली बात कर रहे हैं तो बार बार कांस्टेंट प्रेशर लेके कर रहे हैं, फॉर्मूला भी डराइव हुआ था तो माइनस P डेल्टा V डराइव हुआ था जब प्रेशर कांस्टेंट माना था। समझ में आ गई बात? बेटा अभी तक अपन ने सिक्के का एक ही पहलू देखा है, सिक्के का दूसरा पहलू तो अपन ने देखा ही नहीं है। सर सिक्के का कौन सा दूसरा पहलू? आपने PV देखा है, NRT तो देखा ही नहीं है। अगर PV है तो NRT भी तो होगा, तो बेटा अगर PV है तो NRT भी होगा, तो PV इज इक्वल टू NRT में मुझे बताओ कि अगर लेफ्ट साइड डेल्टा लगेगा तो राइट साइड भी तो लगना चाहिए। तो बेटा अगर मैं P डेल्टा V भी लिख रहा हूं तो राइट साइड मुझे लिखना चाहिए या तो NR डेल्टा T, या तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा NRT। दोनों में से एक ही चीज तो होगी, क्योंकि R तो कांस्टेंट है ना। बात समझ में आ रही है? अब डाउट आता है सर ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे, तो पहले तो मैं अच्छे से लिख लेता हूं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस क्या लिखूंगा, NR डेल्टा T, या और क्या लिखेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT, यही तो है। बेटा ये जो रिलेशन है ना, ये आप यूज करोगे प्रोसेस में। प्रोसेस मतलब कंप्रेशन एक्सपेंशन, क्योंकि जब प्रोसेस की बात करते हैं ना तभी मोल कांस्टेंट मानते हैं अपन, है ना? मोल कांस्टेंट होते हैं उसमें, कंप्रेस कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, रिएक्शन थोड़ी हो रही है। मैंने आपको रिवर्सिबल रिवर्सिबल बताया, पार्टिकल्स तो होते ही है ना? तो बेटा जब मोल कांस्टेंट होते हैं तो प्रोसेस की बात करते हैं। सर इसमें फिर बेटा जब केमिकल रिएक्शन होती है ना तब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और मोल चेंज होते हैं। एक से टूट के दो बन गए, दो से मिलके एक बन गया, तो मोल्स का चेंज कब होता है, केमिकल रिएक्शन में। तो ये है अपने काम का जो सबसे इंपॉर्टेंट अब जाके कंक्लूड हुआ है। सो दिस रिलेशन विल बी यूज्ड इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपको कोई एक रिलेशन याद करना है, केवल केवल एक रिलेशन याद करना चाहते हो तो बेटा ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो गलती से भी मत भूलना। और अगर सब याद करना चाहते हो, आपको सब समझ में आ रहा है, रट नहीं रहे हो, फिर तो ये सारी चीजें अपने पास में। समझ में आ गई बात? तो बेटा ये नोट कर लो।
किसी ने लिखा सर कैन वी से एंथैल्पी इज इक्वल टू एक्सटर्नल एनर्जी, बोल भी सकते हैं या फिर टोटल एनर्जी बोल देते जनरली एंथैल्पी को अपन। किसी ने लिखा सर कांस्टेंट प्रेशर मतलब चेंज जीरो होगा ना, भैया किसका चेंज वो भी तो मेंशन करो। वो बेटा डिपेंड करता है ना कि तू किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। एक्चुअल में रिलेशन ये यूज करने वाले हो, केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले हो तुम। लिख लिया? अब याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन रिलेशन लिखे थे, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी। तीन केस आए थे, केपी बड़ा केसी बड़ा, वैसे इसमें भी आएंगे, डेल्टा एच बड़ा डेल्टा ई बड़ा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन देख के बताना किसमें डेल्टा एच बड़ा किसमें डेल्टा ई बड़ा। किसके बेसिस पर आंसर करते थे? डेल्टा एनजी। तो यहां पर भी देखते हैं अपन। डिफरेंट केसेस ऑफ डेल्टा एनजी। फर्स्ट केस बताओ, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो कौन बड़ा आएगा, डेल्टा एच या डेल्टा ई? आप इस तरीके से सोचो, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब इस इक्वेशन को देखोगे ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, पहली चीज तो है कि टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर क्या होता है? अब भाई तो क्या करके आया, डिस्टर्ब कर दिया पूरी क्लास। अब यहां ध्यान दो, ठीक है। पहली चीज तो जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में लेते हैं, और केल्विन में लोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 0 केल्विन आ सकता है मिनिमम टू मिनिमम, माइनस केल्विन में तो कभी दिखेगा ही नहीं। तो टेम्परेचर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में। आर भी पॉजिटिव, डेल्टा एनजी भी पॉजिटिव कर दिया, तो ये वाला टर्म क्या है? अब आप मुझे बताओ, मान लो पहले बराबर था, 10 बराबर 10 था, अब अगर साथ में कुछ ऐड कर दिया, इसका मतलब ये बड़ा हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो कभी भी डेल्टा एनजी पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा एच बड़ा डेल्टा ई छोटा। तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई डायरेक्ट टिक कर देंगे, जिसमें डेल्टा एच के लिए पूछा होगा। उल्टा कर दो, इफ डेल्टा एनजी लेस देन 0 तो उल्टा हो जाएगा। ऐसे देख लो, अगर नेगेटिव आ गया मतलब ये पूरा का पूरा टर्म नेगेटिव है ना। तो मान लो कि पहले तो बराबर बराबर थे, 10 बराबर 10। अब अगर मान लो कि ये बड़ा होगा तभी तो माइनस करने पर बराबर आएगा, है ना। तो क्या बोल सकता हूं कि माइनस का साइन तो तभी आना चाहिए जब साथ वाला टर्म बड़ा होगा, माइनस करने पर बराबर आ रहा था। इसका मतलब कौन बड़ा, डेल्टा ई बड़ा डेल्टा एच छोटा। तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई। अच्छा, और अगर बराबर हो गया तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई। नोट कर लो। अब किसी ने लिखा सर P0 नहीं लेंगे क्या? P0 लेंगे क्या? प्रेशर कांस्टेंट है क्या भाई?
किसी को कंफ्यूजन होता है? चेंज जीरो होता है, वैल्यू कांस्टेंट होती है। मैंने बोला प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब पी जीरो थोड़ी हो जाएगा। पी कांस्टेंट होगा, उसका चेंज जीरो होगा। क्वेश्चन लिखो। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रख लेना, जैसे डेल्टा टी जीरो होने पर डेल्टा ई जीरो कर दिया था ना, वैसे डेल्टा एच भी जीरो होता है। तो आपको मॉड्यूल में एक क्वेश्चन मिल सकता है बढ़िया अच्छा सा, जिसमें कैलकुलेशंस करवाई है, प्रोसेस हो रहा था, है ना। उसमें क्या करवा दिया, प्रेशर पहले इतना था, वॉल्यूम चेंज हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, और बीच में छोटा सा वर्ड आ गया आइसोथर्मल, और पूछ ले कि डेल्टा एच कितना होगा। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा एच सीधे से क्या कर देना, क्लियर हो गई बात। तो ये नोट लिख सकते हो वापस से आप कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा एच एंड डेल्टा ई आर जीरो। लिख लिया। पर बेटा ये प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि सर यहां पर भी देखो टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा टी जीरो, मतलब डेल्टा एच और डेल्टा ई जीरो। केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे बेटा। केमिकल रिएक्शन में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फिर भी डेल्टा एच डेल्टा ई नॉन जीरो होता है। ये जो बात अपन ने की है, किसके लिए की है, प्रोसेस के लिए, यानी कि कंप्रेशन एक्सपेंशन के लिए। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन लिखो। when 1 mole of propene undergoes combustion at 127 degrees Celsius, find difference between heat at constant pressure and at constant volume in terms of R. सबसे पहले रिएक्शन लिखो। रिएक्शन लिखनी है जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले। अब प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अल्केन अल्कीन अल्काइन होता है ना, तो CnH2n आएगा ना इसमें। तो 3 कार्बन है, मतलब C3H6। अब क्या करवा दिया C3H6 का, क्या करवा दिया, तो बताओ कंबशन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन। तो लिखो रिएक्शन सबसे पहले। दोबारा बोल देता हूं क्वेश्चन। When 1 mole of propene undergoes combustion at 127 degrees Celsius, find difference between heat at constant pressure and at constant volume in terms of R. अच्छा, अभी बताया ना मैंने किस किस का डिफरेंस लेना है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, ये डेल्टा एच।
समझ में आ गई बात? और किसका लेना है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या होता है? डेल्टा ई। समझ में आ गई बात? बेटा आप याद करो, जब मैंने बोला था केमिकल में, एक सीधे पॉइंट की बात बोली थी मैंने कि जब भी किसी क्वेश्चन में केपी और केसी दोनों का एक साथ नाम आ जाए तो एक ही इक्वेशन याद आनी चाहिए, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी। बोलता था मैं बार बार ऑनलाइन में, याद है? और वही चीज यहां पर अब मैं बोल रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों एक साथ आ जाए तो एक ही इक्वेशन आपके माइंड में आनी चाहिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आर टी। समझ में आ गई बात? तो अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कैलकुलेट करना है आपको डेल्टा एनजी आर टी। अब सही डेल्टा एनजी तो तब आएगा ना जब सही तरीके से बैलेंस किया होगा और सही फिजिकल स्टेट लिखा होगा। तो पहले तो फिजिकल स्टेट मुझे बताओ, ये बैलेंसिंग करके बताओ। हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाएंगे, क्या बनेगा? CO2 बनेगा, और क्या बनेगा? अब बताओ कितने कार्बन, तो क्या बना दूं? कितने हाइड्रोजन? 6, तो क्या लिखूं? 3H2O। क्या आएगा? अब फिजिकल स्टेट डिस्कस कर ले। फिजिकल स्टेट क्या आएगा? गैस आएगा। ऑक्सीजन का, CO2 का, H2O का क्या आएगा? लिक्विड ही आएगा ना। बेटा यहां कंफ्यूजन होता है, कई बच्चों को पता है, ये बहुत कंफ्यूज करता है कि सर H2O का कभी तो फिजिकल स्टेट गैस ले लेते हैं, कभी फिजिकल स्टेट लिक्विड ले लेते हैं। तो सर जब कंबशन रिएक्शन लिखेंगे तो उसका फिजिकल स्टेट लेना क्या है? अब मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि कब गैस लोगे और कब लिक्विड लोगे। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया गैसियस रिएक्शन, क्या बोल दिया, या फिर आपको टेम्परेचर गिवन है ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, तब H2O आप लोगे गैस में, ठीक है? अदरवाइज लिक्विड। समझ में आ गई बात? तो आप मुझे बताओ कि टेम्परेचर कितना गिवन है, तो किस में आएगा? गैस में। समझ में आ गई बात? अब बता दो डेल्टा एनजी कितना आया? डेल्टा एनजी देखो 3 और 3 कितना? 6 माइनस 9/2 मतलब 4.5 माइनस 1 कितना आ गया? 0.5, यानी कि डेल्टा एनजी कितना आ गया? 1/2 इंटू आर इंटू टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस में पुट करते हैं केल्विन, केल्विन में ही पुट करते हैं हर फॉर्मूले में। तो कितना आ जाएगा? 400 मतलब कितना हो गया ये? 200 आर। समझ में आया क्या? किस किस को समझ में आ गया? अब बेटा इसको और अच्छे से समझ लो, और जो गलती कर सकते हो आप, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसके बाद चाहे अपन जितने क्वेश्चंस करें, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ गया वो भी डिस्कस हो जाएगा। यहां पर सिली मिस्टेक होती है जब कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। पहली सिली मिस्टेक तो साइन की होती है। उसने जैसे बोल दिया कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पर उसने साइन नहीं बताया। अब उसने बोल दिया इवॉल्व, हीट इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इवॉल्व का मतलब होता है रिलीज होना, और अगर रिलीज होगा तो उस केस में साइन क्या मानोगे? माइनस। समझ में आ गई बात? उसने बोला हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या मानोगे? पॉजिटिव। क्लियर है बात? और क्या सिली मिस्टेक कर सकते हो बेटा? जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, तो पहली चीज तो जूल या कैलोरी की टर्म्स में अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, और वो भी किलो में आएगा। तो किलो कैलोरी या किलो जूल की टर्म्स में होगा अपने पास जो भी रिलेशन होगा, ठीक है? अब हो सकता है कि ये किलो कैलोरी में या किलो जूल में हो, क्या डायरेक्ट माइनस कर देंगे? कन्वर्ट कर देना, ठीक है? हो सकता है कि ये भी किलो में है, ये भी किलो में है। अब इसको सही तरीके से लिखना था, अब इसको सही तरीके से कैसे लिखोगे? अगर आर की सही वैल्यू पुट करी तो सही तरीके से आएगा। आर की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं? 3 बताया था मैंने। 0.0821 कब? लीटर एटीएम में। 25/3 कब? जूल में। और 2 कब? कैलोरी में। समझ में आ गई बात? अब एक गलती और कर सकते हो अभी भी। सर अब क्या कर सकते हैं? बेटा आपने मान लो सही आर की वैल्यू भी पुट कर दी, आपको क्वेश्चन में डेल्टा एच पूछा था, डेल्टा ई गिवन था, आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर भी गलती करोगे क्या? बेटा ये किलो में नहीं आएगा, पर ये किलो में गिवन होगा। तो जब प्लस या माइनस करोगे तो इसको कन्वर्ट कर लेना बस। समझ में आ गई बात? अब कर लोगे आप कुछ भी। क्लियर है? अच्छा ये भी हो सकता है कि डेल्टा ई ना बोल के वो बोल दे कि द बॉम्ब कैलोरीमीटर कैलकुलेटेड दिस,
अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर बोल दिया तब भी क्या मानेंगे? तो क्वेश्चन लिखो। फॉर अ गैसियस रिएक्शन, फॉर अ गैसियस रिएक्शन, रिएक्शन लिखो 2A प्लस 3B, प्रोडक्ट बना लेना C प्लस D, if 20 kilocalorie, if 20 kilocalorie of heat is 20 kilocalorie of heat is evolved, evolve मतलब साइन पॉजिटिव के नेगेटिव, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या गिवन है? डेल्टा ई। डिटरमाइन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट 500 केल्विन। लिख लिया? अब ये होमवर्क के लिए है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको, ठीक है ना? हो जाएगा सॉल्व?